गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोलैलिटी। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी आपको बताना रह गया था और ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोलैलिटी। हेडिंग लगाइए, मोलैलिटी। इससे पहले टर्म आपने पढ़ा था बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी जो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम इन लीटर में होता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी है किलोग्राम में निकालेंगे और सॉल्वेंट में निकालेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं मोलैरिटी। एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स। सल्यूट के कितने लेंगे? ग्राम में लेंगे। एंड सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ एक अकेला टर्म है जहां पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वरना आगे तक आपने रेगुलर वे में देखा है हर जगह सोल्यूशन आता है। सॉल्वेंट इन केजी, इसको बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी। अगर हम बोले मोलैलिटी टी ऑफ 3NaCl, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 3 मोल्स ऑफ HCl। इसको हम ऐसे समझेंगे, 3 मोल्स ऑफ HCl present in 1 kg of solvent, not in solution। 1 kg of solvent। अगर हम ये बोले मोलैलिटी ऑफ 3NaCl, इसका क्या मतलब है? तो हम बोलेंगे 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर हो रही है? इसको बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी। अब इस पर आधारित अगर हम एक न्यूमेरिकल कर लें तो हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल लिखिए बच्चों। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ग्राम solution। ध्यान देने वाली बात, सॉल्यूशन दिया गया है, हमें सॉल्वेंट में निकालना है। ध्यान देने वाली बात कि सॉल्यूशन दिया गया, हमें सॉल्वेंट में निकालना है। ठीक, अगर हम M निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो ग्राम वेट आपको दिया, अगर M निकालना हो तो क्या निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये इतनी बार आप कर चुके हैं कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं तो 20 होता है, दिया हुआ है आपको, और मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है? जोड़ लीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1, 40। ठीक, इसको 40 कर लिया, सॉल्व कर लिया, हाफ आ गया। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमारा आ गया। सॉल्व ना भी करते 20/40 अपॉन, हम क्या करते, क्योंकि 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में भी चेंज करना है, लेकिन हम 80 रखेंगे। क्यों? सोल्यूशन का में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। सोल्यूशन में से सोल्यूट को मास कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का आ जाएगा 80, और इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। जो भी वैल्यू आए सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया?
कि मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं। सीधे 2/4 8/100 हो जाएगा। 0 0 0 ऐसे कट जाएंगे तो 2/4 8/100 और इसको करो तो ये हो जाएगा 25/4। 4 6 24 6 8 24 1 बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 6.25 मोल पर केजी। क्या हो गया? 6.25 मोल पर केजी। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं ऊपर तो आपको याद रहेगा। मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन, if 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है अमोनिया इज डिजॉल्व इन कितने में डिजॉल्व है? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन दे दिया। याद रखना पड़ेगा कि हमको सॉल्वेंट लेना है, सोल्यूशन नहीं लेना है। 100 ml ऑफ ml दिया है और सोल्यूशन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। ठीक, हमको मोलैलिटी निकालनी है। अब अमोनिया सल्यूट का दे दिया और सोल्यूशन दिया है 100 ml। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी और मास में रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, याद करिए इससे पहले भी जब वेट बाय वॉल्यूम न्यूमेरिकल हमने कराया था तब भी मैंने आपको ये रिलेशन बताया था। याद है? मास ऑफ सोल्यूशन बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m बराबर रो इंटू वी। तो हम पहले सोल्यूशन का मास निकाल लें, क्योंकि सोल्यूशन का भी मास तो दिया नहीं है लेकिन वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। डेंसिटी 1.2 है और v दिया हुआ है 100, है ना? v दिया हुआ है हमको 100 और 100 क्योंकि हमको उसमें ml में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 120 ग्राम। अभी हम केजी में चेंज कर लेंगे, 120 ये ग्राम हो गया। ये मास ऑफ सोल्यूशन है। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ अमोनिया आपको दिया गया है यहाँ पे 0.85 है। तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास, तो 120 माइनस 0.85। ठीक है, ये हमने अब निकाल दिया। इतना करने के बाद जब हमको ये आ गया तो हम इसी फॉर्मूले पे हमको वैल्यू रखनी है। जो ऊपर फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, तो हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। मोल्स निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा 0.85 अपॉन, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें 14 नाइट्रोजन का हो गया, 3 हाइड्रोजन 17 डिवाइडेड बाई 17 अपॉन क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा जो ग्राम में आ रहा है माइनस 0.85 है। इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये केजी में हो जाएगा। अभी ग्राम में था ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा। जब ये केजी में हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गई आपकी मोलैलिटी। इसी प्रकार का एक मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट।
अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ने के लिए बच्चों पहले हमको आना चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं ये हमको पहले पता होना चाहिए। हेडिंग लगाइए ग्राम इक्विवेलेंट, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना अधिकतर लोगों को आता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालना हमको नहीं आता है, यह हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन शायद आज मैं जो बताऊं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, फॉर एसिड के लिए बेसिसिटी है और बेस के लिए फॉर एसिड, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस के लिए एसिडिटी फॉर बेस, ठीक है। तो अगर हम इनको निकालना शुरू करें, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हम कोई एसिड ले रहे हैं H2SO4, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है, ठीक। तो हम H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले भी किया, चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। H2SO4 है 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 × 4 64, 2 प्लस 32 प्लस 64 98, ठीक, ये हो गया 98। आप ये देखिए H2SO4 से हाइड्रोजन कितने निकलने वाले हैं, हाइड्रोजन कितने निकलने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। एक एग्जांपल और ले लें हम लोग यहाँ पे HCl, ये इसलिए सिखा रही हूँ इक्विवेलेंट वेट निकालना, तभी आप जब इक्विवेलेंट वेट निकालना आएगा तो आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेंगे, ठीक है। जब इक्विवेलेंट वेट निकालना आएगा तो आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी फटाफट निकाल लेंगे। दिख रहा है, उस पेन की इंक खत्म हो गई थी तो मैंने दूसरा पेन लिया। अच्छा HCl भी निकालना, HCl में यही होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, एक्स क्या है बेसिसिटी है। HCl में HCl का कितना होता है बच्चों 1 और इसका होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5, ठीक। मॉलिक्यूलर मास हो गया 36.5 अपॉन इसकी एसिडिटी से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं 1 अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इज इक्वल टू 36.5, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, HNO3 ले लो, HNO3 ले लो, ठीक। यहाँ पे क्या होगा HNO3 का मॉलिक्यूलर मास फिर जोड़ लो 1 प्लस 14 प्लस 16 48, 48 49 50 60 63, ठीक। 63 अपॉन कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है 1 हाइड्रोजन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 63। क्लियर हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालते हैं, नोट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताने जा रही हूँ आपको, नहीं नोट कर पाए उधर लिखा रहने दीजिए। एक केस आता है, हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। H3PO4 रिलेटेड है भी और नहीं भी, H3PO4 एक आता है H3PO3, एक होता है H3PO2। अब इसमें बोलते हैं कि तीनों में हाइड्रोजन तो 3 ही 3 दिख रहे हैं,
तो मतलब बेसिसिटी इनकी 3 ही होनी चाहिए तीनों में, क्योंकि हाइड्रोजन 3 दिख रहे हैं, बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तीनों की बेसिसिटी 3 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अरेंजमेंट देख लीजिए, डबल बॉन्ड O, ये जब वहां पे बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक में, वहां आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर क्योंकि बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ। 4 ऑक्सीजन थे, एक तो ऊपर लग गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और इसी के साथ प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इससे 3 हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पे देखिए इसके केस में क्या है, वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O तो वही है, लेकिन O कम हो गए हैं, एक और एक और एक। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, ये दोनों तो रिलीज होंगे, ये रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। ये तीसरा है केस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऊपर लगा हुआ है, पर एक ऑक्सीजन ऊपर हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो रिलीज होगा, ये दोनों रिलीज नहीं होंगे। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया ये डिफरेंस क्यों है? ये इन तीनों केस में डिफरेंस हमें देखने में ऐसे लगता है कि हाँ तीनों में 3 हाइड्रोजन, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं इस पे डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन रिलीज करेगा भी या नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट, जब इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट समझ में आ जाएगा। चलिए हमने एसिड का निकाल लिया, अब हम आते हैं बेस का निकालने। जब एसिड का हमको समझ में आ गया तो बेस का तो मान लीजिए कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर सकता है। बेस की एसिडिटी उसी पे डिपेंड करती है। मान लीजिए हम एग्जांपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 OH आयन रिलीज हो रहे हैं, मतलब X की वैल्यू हो जाएगी 2OH आयन। ठीक, अब हम अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने को कहा जाए हमको, जहाँ पे 2 वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन X की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। मॉलिक्यूलर मास जो भी कैलकुलेट करके मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे और X की वैल्यू रखेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आप निकाल लेंगे। NaOH की निकालनी हो क्या करेंगे? वही मॉलिक्यूलर मास रखेंगे अपॉन X। यहाँ पर कितना X रिलीज हो सकता है? 1, तो X बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर X बराबर कितना आया था? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो गए थे, यहाँ पर 1 रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर 1 होगा। तो अब इनको याद करने की प्रैक्टिस से, जितनी देर प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे इक्विवेलेंट वेट निकालने में कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। अच्छा, एक तीसरा केस आता है, ये तो बेस का हो गया। एक तीसरा केस आता है आपका सॉल्ट का, कि सॉल्ट का कैसे निकालना। एसिड का निकालना सीख लिया, बेस का निकालना सीख लिया, अब हम जो है सॉल्ट का निकालना सीख रहे हैं। सॉल्ट ले लीजिए आप, Na2CO3, Na2CO3। सॉल्ट के बेसिसिटी जब निकालते थे एसिड की, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है रिलीज करेगा, X की वैल्यू ये थी। बेस में कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, X की वैल्यू ऐसे निकाली। सॉल्ट में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैटायन या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ कैटायन। उल्टा भी लिखिए, क्योंकि जब सॉल्ट है तो न्यूट्रल ही होगा। अगर आप ये भी लिखे टोटल नंबर ऑफ चार्ज निगेटिव आयन, तो वो भी बराबर होगा सॉल्ट, क्योंकि न्यूट्रल होता है, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तब ये न्यूट्रल बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज या कैटायन, कितने कैटायन, इस पे डिपेंड करेगा। अब इसका अगर निकालना हो हमको तो सोडियम मॉलिक्यूलर मास, अगर इसका हम निकालें इक्विवेलेंट वेट तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का, देखिए इसमें से 2 प्लस चार्ज निकल सकते हैं। Na2CO3 में कितने प्लस चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है तो कितने निकलेंगे? 2 Na निकलेंगे। एक चार्ज है उसमें 2 से 2 निकलेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो जोड़ लीजिए, 23 गुणा 2 मतलब 46 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 या 48, जोड़ लीजिए 6 16 1 4 4 8 9 10 106 106/2। ठीक है। इसी प्रकार एक आध और हम शॉर्ट ले लेते हैं, AlCl3 ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने AlCl3। AlCl3 में क्या है बच्चों? Al पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3 है ना, तो इसका X कितना हो जाएगा? ये नहीं देखेंगे कि एक L है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो कितने हैं? 3। अगर हम एनायन का देखते तो 1 था, 1 × 3 करते तो भी 3 आता। X की वैल्यू 3 आ गई आपकी। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3 से आप अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट मास पता लग जाएगा। हमको क्या पता लग जाएगा? इक्विवेलेंट मास पता लग जाएगा। ठीक है। अब मान लो Al2SO4 ले लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है। एल्युमिनियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 होते हैं और 2 ये हैं, क्योंकि 2 लिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 3, तो X की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे 3 ही रहेगी क्योंकि एल्युमिनियम के हमने 2 एलिमेंट लिए हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? अच्छी बात है। चलिए, अब हमने क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया तो हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। मेन हमको सीखना था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, लेकिन क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता था तो हमने पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया। ग्राम इक्विवेलेंट वेट वैसे ही निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड करते हैं गिवन मास को चल रहा है। गिवन मास को, जो भी मास आपको दिया हो उसको अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें तो आपको आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। मान लीजिए आपसे कहा गया 98 ग्राम H2SO4 है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो आप क्या करेंगे? गिवन मास दिया हुआ है 98 है ना, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसी प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 98 ही आता है, अभी हमने देखा। और इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, तो ये इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया, बराबर 49 आया। तो हम इसको 49 से डिवाइड कर देंगे, यह हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है। चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट तो आपने निकाल ही लिए हैं। अब
हाँ, एक चीज और है, H2SO4 इक्विवेलेंट वेट में एक चीज बताना भूल गए। H2SO4 में मान लीजिए ये रिएक्शन पे भी डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन आयन ये कभी कभी, अगर आपको रिएक्शन देगा तो उसमें आपको प्रोडक्ट भी देगा, तो आप समझ जाएंगे कितने हाइड्रोजन इसने रिलीज किए हैं। अगर नहीं दे रहा है रिएक्शन तो फिर आप कॉमन तरीके से अपने मेथड को करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन थे पर इसने रिलीज तो एक ही हाइड्रोजन किया है। यहाँ पे रिलीज इसने यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन किया है, तो एक ही हाइड्रोजन ने यहाँ पे काम किया है, तो यहाँ पर एक्स हम यहाँ पर 2 की बजाय एक ही लिखेंगे। जब रिएक्शंस दी हो तो हम उसकी कंपैरेटिवली स्टडी कर लेंगे, अगर रिएक्शन नहीं दी है तो वही कॉमन मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट की बात। इक्विवेलेंट वेट में और ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात भी हो गई। अब हम लोग आते हैं नॉर्मेलिटी में। हेडिंग लगाइए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों? इसीलिए इससे पहले मैंने ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ाया। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट number of gram equivalent of solute volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी थी जहां मोलाले दी, जहां पे हमने सॉल्वेंट लिया था केजी में, बाकी जगह हम सब जगह सॉल्यूशन ही लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इस पर आधारित अगर हम एक क्वेश्चन कर लें तो ये भी हमको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मेलिटी कैसे है। तो क्वेश्चन लिखिए बच्चों, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml of solution, present in 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूशन ml में दिया है तो हम इसको लीटर में बाद में चेंज कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालेंगे, फाइंड एन मतलब नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पहले निकालना होगा H2SO4 का। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? मास गिवन, फॉर्मूला याद है आपको, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। मास गिवन है 0.98 डिवाइडेड बाई जो मास गिवन हो उसको क्या करते हैं? डिवाइड कैसे करते हैं? उसकी बेसिसिटी से। H2SO4 2 हाइड्रोजन दे सकता है, इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0.49 ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ गई तो हम इसको क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए इस फॉर्मूले पे रखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज, इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देते हैं। .49 आ गए और ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो रही है। ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास दिया हुआ है 0.98 और ग्राम इक्विवेलेंट को मॉलिक्यूलर मास जो होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है? 98 और उसको इसकी बेसिसिटी से अगर डिवाइड कर दें तो कितना आता है? 49। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा। अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन इन लीटर, तो हमको दिया हुआ है 500 ml, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि 0.98 तो जो उनको वेट गिवन है वो है,
और हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट, इसको डिवाइड किया हुआ है हमने इक्विवेलेंट वेट से। तो इक्विवेलेंट वेट हमने कैसे निकाला है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी है H2SO4 की 2 होती है, उससे डिवाइड किया तो ये 49 आ गया। इस 49 को हमने यहाँ रखा तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकल आए तो हमने उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया। वॉल्यूम क्योंकि हमारा ml में था तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, और आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व आप कर लेंगे। इसमें एक बहुत छोटी सी बात बताने को रह गई है। तो बच्चों आज का जो है लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। हैव ए नाइस डे।